मेवात गौ कृषि के लिए बहुत बदनाम है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे गौपालक भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि गौ पालती हैं और उससे आमदनी भी करती हैं, अपना घर का पालन भी करती हैं। मैं चाहूँगा एक नया कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन यदि अमूल के द्वारा या किसी एजेंसीज के द्वारा या किसी और के द्वारा यहाँ पर लाया जाए तो कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर टाई अप हो सकता है। नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मेवात हरियाणा का सबसे ज्यादा प्याज उगाता है और जब आपके कहीं प्याज नहीं मिलता, केवल मेवात में मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो प्याज खराब हो जाता है, सड़ जाता है और उसकी स्टोरिंग की कैपेसिटी नहीं है, उसको सेव करने के लिए नहीं है। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है जो कि उसको लेवल पे उसको स्टोर करके आगे प्रोसेस कर सके। तो मैं चाहूंगा कि इस और भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, हमारे ये 5-6 जो पॉइंट है, आप उसको अगर हमारे एज अ ये फीडबैक लेना चाहें तो उसका एक फीडबैक भी गवर्नमेंट को या नीति आयोग को हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बिहार पे जरूर दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे मूलभूत सुविधाएं थी जिनको कि पूरा ना किया गया था, लेकिन हाल ही के वर्षों में काफ़ी यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हुई हैं, जिसके कारण से ना सिर्फ बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनमें भी सुदृढ़ीकरण हुआ है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में सबसे बड़ा दिक्कत थी कि हमारे जो टीचर्स थे लगभग 4,500 की वैकेंसी थी और सरकार को हमने इस बारे में बार बार अपना प्रतिवेदन दिया, अपना इंफॉर्मेशन दी, जिसका कि फलस्वरूप है अभी 350 पीजीटी टीचर्स जो कि मेवात काडर के हैं, जो कि सिर्फ मेवात से संबंधित हैं, उनका यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है रेगुलर बेसिस पे और परमानेंट रिक्रूटमेंट के अलावा 1500 और शिक्षक जो कि HKRN एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, सरकार की ही है, उसके माध्यम से यहाँ पर 28 जून को उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर बनने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः वो PRT टीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ हमारे बाकी जो बचे हुए टीचर्स हैं उसके लिए भी हम लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं और मेरी अपेक्षा आशा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर भी वो सारे की सारे भर जाएंगे। क्योंकि मेवात का सबसे बड़ा जो इशू था वो था कि यहाँ पर टीचर्स की कमी थी और उसके कारण से कई स्कूल ऐसे थे जो कि बंद हुए थे या उनको रैशनलाइजेशन के द्वारा उनको जोड़ दिया गया। इसी के साथ हेल्थ के जो पैरामीटर्स थे उसके अंतर्गत हमारे जो मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पर है, लेकिन जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसका भी अभी हाल ही में हमने पहले हमारे पुराने सीएम साहब थे उनसे एक सीएम अनाउंसमेंट कराई थी, जिसकी कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अप्रूवल मिल गई है और 200 बेड का मांडी खेड़ा का नया बिल्डिंग की अप्रूवल मिल गई है जो कि इस साल से चालू हो जाएगा। उसका अभी DPR बन के तैयार हो रहा है, अप्रूवल हमको मिल गई है और PWD पे काम कर रहा है। इसी तरह से नूर जो सिविल हॉस्पिटल है वो भी 100 बेड का, उसकी भी अप्रूवल हमें मिल गई है। इसी तरह से हमारे लगभग 107 आंगनवाड़ी, हमारे 107 सिविल जो ये आपके सब हेल्थ सेंटर्स हैं इनकी भी सरकार अप्रूवल देने जा रही है। तो हमारे जहाँ पर जितने भी सब हेल्थ सेंटर्स हैं वो सारे हमारे काफ़ी गैप था जो कि इस समय पूरा होने जा रहा है और मेरी आशा है कि उसका जो मैन पावर है वो भी हमारे को जल्दी अप्रूव हो जाएगी। उसकी बिल्डिंग बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक हम उसको किराए के उस पर चलाएंगे और ताकि जो इमीडिएट बेनिफिट है वो लोगों को मिल सके। इसके साथ साथ हमने काम किया है कि आंगनवाड़ी की बेसिक सुविधाओं को निभाने के लिए हमने लगभग 100 ऐसी आंगनवाड़ी अभी उसके लिए हमने फंड भी जारी कर दिया और यहाँ पर हमने कल रिव्यू भी लिया था, उसका 2 या 3 दिन में उसका टेंडर भी लग जाएगा और इन सभी आंगनवाड़ियों को रेनोवेशन किया जाएगा, साथ साथ इनमें बाला पेंटिंग भी की जाएगी। अब हमारे पास जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ये बैठी हैं, उनको सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ पर आप रेनोवेशन तो कर दो लेकिन उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे बर्तन हो गया, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। मैं यहाँ पर DPO मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसकी तुरंत से तुरंत उसकी खरीदारी कर ली जाए ताकि जो महिलाएं हैं उनको वो इस 15 दिन के अंदर वो सारा चीज़ मिलकर तैयार हो जाए। इसमें आपके जितने भी चाहे आपके बर्तन भांडे और
जितने भी आप कहते हैं कि बच्चों पे टेस्ट करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए, वो सारी चीज़ हमने अप्रूव कर दी। इसी के साथ हमने हेल्थ के लिए भी हमने काम किया है, और हेल्थ के लिए भी हमने कई जो पैरामीटर्स हैं वो उसका भी रिव्यू किया था, उसमें कई चीज़ें हमने अप्रूव कर दी हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे जो 5-6 सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर इसमें मिशन संपूर्णता अभियान के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, और साथ ही साथ हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनको हमें दूर करना जरूरी है। ये भारत सरकार की तरफ से जो एक टारगेटेड अप्रोच लिए कि भाई एटलीस्ट हम ये 10 पैरामीटर्स हैं, ये 5 पैरामीटर्स हैं, ये 100% सेटलमेंट हो जाए, ताकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे को मुहैया हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट के HODs भी आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा हमने पिछले साल इसी समय के अंतर्गत एक कॉन्क्लेव CSR का किया था, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी हमको सुविधाएं उसमें पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के द्वारा मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारा कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ तो हमें मिला है, कुछ उसमें इश्यूज थे। लेकिन अब हमको दोबारा 9 और 10 जुलाई को एक दोबारा कॉन्क्लेव होने वाला है, और उस कॉन्क्लेव के अंदर आमंत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम अनीमिया, कैसे मेवात के अंदर हम अनीमिया को टैकल किया, कैसे आने वाले चैलेंजेस हैं इसके अंदर हम कर पाएंगे। साथ ही साथ हमने कैसे कि आप जो हमारा विद्यांजलि प्रोजेक्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के HODs हैं, तो एक विजिट जैसे हमने पिछली बार भी की थी, तो इस बार भी एग्जीबिशन तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस सेशन के अंदर आप लोग रहें। तो हमारी तरफ से जो सेशन, ओपन सेशन अटेंड करने के लिए जितने भी HODs हैं, खासकर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ, इन सबको, और बाकी जो अदर स्किल डेवलपमेंट LDM है, इन सबको वहाँ पर जरूर उसमें लाया जाए, ताकि ये एक बार एक्सपोजर इनको मिले कैसे हम उसको कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक विद्यांजलि प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उसमें जो यूडाइस पे हम डेटा भरते हैं, उस डेटा को वो फैच करते हैं, और फैच करने के बाद जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, आप कहेंगे कि हमें कंप्यूटर चाहिए, आप चाहिए हमें सोलर पैनल चाहिए, आप चाहिए कि हमें बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी वहाँ पर की जाती हैं। तो विद्यांजलि प्रोजेक्ट को, और उसमें CSR की फंडिंग भी मिलती है। हम इसका ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे हैं, जो कि 2 दिन में हम तैयार करके और डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन करके वो तैयार करेंगे। साथ ही साथ कैसे हमने एनीमिया टैकल किया और एनीमिया के क्या चैलेंजेस हैं, इसके द्वारा भी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम इसमें राय लेकर उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग CSR का हमारे पास बहुत सारा पैसा है, और उस पैसे को हम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में एक आप चाहे प्रोजेक्ट देना चाहें, क्योंकि आपके पास मैन पावर की दिक्कत है, मशीन की दिक्कत है, आप प्रोजेक्ट दीजिए हमें, हम वो CSR से या फिर नीति आयोग से या फिर MDA से हम अप्रूव करेंगे, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड वहाँ पर दे सकें। इसी तरह से एजुकेशन से संबंधित आपका जो भी बेसिक फैसिलिटी है, जैसे एक बार मुहिम चली थी कि सारे स्कूलों के अंदर महिलाओं के लिए गर्ल्स टॉयलेट बनाया जाए, तो उस टाइप की भी मुहिम हम उसके अंदर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप सभी स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन किया जाए, वो भी आप प्रोजेक्ट हमें दीजिए, ताकि हम वहाँ पर विद्यांजलि प्रोजेक्ट के अंदर कह पाएँ। इसी तरह से हेल्थ के अंदर भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपको जो चाहिए, उनकी भी आप लिस्ट दीजिए। उनके भी हमने, वैसे तो हमने पूरा कलेक्ट करा था, पिछले साल भी किया था, लेकिन इस साल भी अगर आपका कोई अपडेट है तो भी दीजिए। मैं चाहूँगा एक और चीज़ कि नीति आयोग के द्वारा रखना चाहूँगा कि हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट का एक चालू किया गया था, फिर उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर चालू किया गया था। हमने टमाटोज को यहाँ पर 1 प्रोडक्ट के अंदर रखा गया था, और प्लस कुछ चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट हैं, इनको जब तक इसके संबंधित अलाइड एजेंसीज, अलाइड फैक्ट्रियाँ हमारे पास नहीं आएगी, या अलाइड नो हाउ नहीं आएगा, तब तक उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
तो मैं चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग और इससे संबंधित जितने भी आइडियाज हैं इन सबको क्लब करके हमारे जो स्वयं सहायता समूह है इनके साथ अगर क्लब किया जाए, जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहाँ पर टमाटर बहुत है। अगर छोटी छोटी टमाटो प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सॉस बनाती है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको एसएचजी के द्वारा उसको एसएचजी को फाइनेंस किया जाए थ्रू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक ना सिर्फ आपको महिलाओं को बैठे रोजगार मिल सकता है बल्कि उनकी आमदनी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर हम मेवात गौ कृषि के लिए बहुत बदनाम है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे गौ पालक भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि गौ पालती हैं और उससे आमदनी भी करती हैं, अपना घर का पालन भी करती हैं। मैं चाहूँगा एक नया कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन यदि अमूल के द्वारा या किसी एजेंसीज के द्वारा या किसी और के द्वारा यहाँ पर लाया जाए तो कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर टाई अप हो सकता है। इसी तरह से तीसरा मैं चाहूँगा, मेवात बहुत नज़दीक है गुड़गांव के, और गुड़गांव में और फरीदाबाद में फ्लावर की बहुत डिमांड होती है, दिल्ली की भी डिमांड होती है और वो सीजन्स की आपूर्ति नहीं हो पाती। हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसकी अगर हमें फाइनेंसिंग मिले या उसके लिए हमें टेक्निकल लोन मिले प्लस हमें हैंड होल्डिंग मिले, बिना हैंड होल्डिंग के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो अगर वो चीज़ मिले उसको भी हम कर सकते हैं। चौथा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं या यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड फैक्ट्री, जैसे अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस चला हुआ है वेस्ट सेग्रीगेशन का। मैंने देखा कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोगों के लिए सस्ती ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं और वो भी ऐसे लगा रखे हैं जिसमें वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर वो जाके दूसरी कंपनी को बाहर जाके दूसरी कंपनी को देते हैं। इसी तरह से अगर हमने देखा भी है कि ऑलरेडी एक मूवी भी आई थी जिसमें कि एक मतलब दिव्यांग बंदे ने एक बहुत बड़ी वेस्ट कंपनी यहाँ पर बनाई हुई है हैदराबाद के अंदर। इसी तरह से और भी कंपनीज हैं जो कि वेस्ट कलेक्ट करती हैं और उनको प्रोसेस करती हैं। यदि उनके साथ हमारे जो रिसाइकलर्स हैं, उनके साथ जो हमारे ट्रस्टेड रिसाइकलर हैं, उनके साथ अगर हमारी हैंड होल्डिंग हो जाए तो जो आप मेवा के अंदर बहुत बड़ा लेवल पे रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट ला सकते हैं और उनको काम कर सकते हैं और इसमें छोटी छोटी यूनिट उनके साथ काम करती है। तो ये 5-6 प्रोजेक्ट है जो कि मैं चाहूँगा कि मेवात के अंदर इसको लाया जाए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई बार प्याज की, टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मेवात हरियाणा का सबसे ज़्यादा प्याज उगाता है और जब आपके कहीं प्याज नहीं मिलता, केवल मेवात में मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो प्याज खराब हो जाता है, सड़ जाता है और उसकी स्टोरिंग की कैपेसिटी नहीं है, उसको सेव करने के लिए नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है जो कि उसको लेवल पे उसको स्टोर करके आगे प्रोसेस कर सके। तो मैं चाहूँगा कि इस और भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हमारे ये 5-6 जो पॉइंट है, आप उसको अगर हमारे एज अ ये फीडबैक लेना चाहें तो उसका एक फीडबैक भी गवर्नमेंट को या नीति आयोग को हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बिहार पे जरूर दीजिएगा। इस पे मैं चाहूँगा कि एक हमारे जो कंसल्टेंट है वो भी अपना एक रिपोर्ट बना के नीति आयोग को भेजे कि एरियाज वेयर जहाँ पर हम इनको टेकअप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। मेवात इसलिए भी बदनाम होता है कि यहाँ पर ट्रक की बॉडीज काट दी जाती है। ये एक ओपन फैक्ट है जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, लेकिन ये एक हुनर भी है। इस हुनर को यदि हम सही जगह पे लेके जाएं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं मानता चलता हूँ कि आपका जितना भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसाइकल ऑफ जितने भी ओल्ड या कार्स हैं उन सब का करते हैं। अगर हम उन रिसाइकलर्स को, जैसे यहाँ पर ताउडू के अंदर एक रिसाइकलिंग प्लांट भी एस्टेब्लिश किया गया है कंपनीज के द्वारा, मैं चाहूँगा इस टाइप के जो प्लांट्स हैं यदि उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो जितना भी आपका, और एरिया ये उपजाऊ भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कहीं पर फर्टाइल ज़मीन का खराब होने का भी नहीं है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जिसमें कि कार प्रोसेसिंग
और बड़े लेवल पे आपने देखा होगा यूएस वगैरह में बहुत सारे यार्ड्स होते हैं, यहाँ पर पुरानी कारें रख ली जाती हैं, उनको उनके पार्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है और फिर कहीं ना कहीं न्यू कार्स में उसको लगाया जाता है या उनकी प्रोसेसिंग करी जाती है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को भी टेकअप किया जाए और यहाँ पर कहीं हद तक मिनी स्टील प्लांट, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप सबका जो हरियाणा का जितना भी लोहा होता है जो कि हम चुगाई करते हैं रिसाइकलर्स के द्वारा, वो मंडी गोविंदगढ़ जाता है। वहाँ 3-4 बड़े प्लांट लगे हुए हैं, राठी टोल भी है, शक्ति स्टील भी है, सारे लगे हुए हैं वहाँ पर। हम हरियाणा में क्यों नहीं लगा सकते? आपके पास फरीदाबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि इस पर काम कर सकती है, उनको भी हम यहाँ पर लाके डेवलप कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे स्टील प्लांट यहाँ पर भी लगा सकते हैं जिसको कि फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। ये हमारे 5-6 पॉइंट्स है जिसको कि हम टैकल कर सकते हैं। अब नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर मेवात में बहुत सारी एनजीओज हैं, लेकिन बहुत कम एनजीओज ऐसी हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, जो कि बहुत समय से काम कर रही है। हमारे साथ क्या होता है कि CSR के प्रोजेक्ट्स जब हम कोई कंपनी लेके आती है या कहती है, तो वो कहती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा दे देते हैं और उस पैसे को वो यूटिलाइज कर लें। मैंने ये बात डायरेक्टर नीति आयोग को भी बताई और उन्होंने इसके अंदर तभी एक चेंज किया और इसके अंदर ट्रस्टेड जो पार्टनर्स हैं, जो एजेंसीज हैं या एनजीओज हैं जो कि आपके ऑलरेडी काम कर रहे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं, तो उनको उनके हमने लिस्ट भेजी है और वो मैं चाहूँगा कि वो सारे पार्टनर्स वो जो कॉन्क्लेव 9 और 10 तारीख को होने वाला है उसमें जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा पैसा, जो डायरेक्ट पैसा देते थे, उसको ना देख के वो चाह रहे हैं कि यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है कि कोई भी आपके ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं तो उनको हम डायरेक्ट पैसा दे दें, ताकि एग्जीक्यूशन में जो समय लगता था वो कम करके डायरेक्ट जो है। और कई बार GFR भी आप जानते हैं कि बहुत सारे DFRs के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता था, जैसे वो आसानी से हो पाए। तो मैं चाहूँगा जैसे पिरामल फाउंडेशन यहाँ पर है, बिस्नोली वाले हैं, डोनेटा नार है, 5-6 और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और उनको भी डायरेक्ट एक फंडिंग मिल सके और डायरेक्ट वो अपनी फील्ड में काम कर सके। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेजर जो उनका काम हो वो ओवरव्यू का हो, मॉनिटरिंग का हो और उनके बारे में कैसा वो काम करें उसके बारे में फीडबैक देने का हो। तो ये मेरे विचार थे जो कि मैं नीति आयोग के साथ शेयर किए हुए हैं और आने वाले 9 और 10 तारीख को हम कॉन्क्लेव के अंदर जाएंगे। मेरी एक आशा भी है क्योंकि हमारे पुराने CM साहब हाउसिंग और पावर डिपार्टमेंट के मंत्रालय में मंत्री भी हैं और बहुत सारी CPSUs पावर डिपार्टमेंट की, NTPC, NPHC, NHPC, ये सारे उनके साथ हैं, NBCC उनके साथ है। तो मेरी आशा है कि हमारे डिपार्टमेंट को भी, हमारे एस्पिरेशनल जिला जो कि एक ही एस्पिरेशनल जिला है, इसको काफ़ी ज़्यादा इस समय फंड मिलेंगे आने वाले समय में, ताकि जो मेवात का कुछ पिछड़ापन है वो दूर हो। धन्यवाद।